इस हफ्ते ट्विटर पे एक क्लिप वायरल हो रही है आसिफा भुट्टो की, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली नहीं कहा कि तालिबान जो है, मेरी नज़र में उनको कहना चाहिए था जो स्कूल नहीं भेज रहे लड़कियों को, ये गलत कर रहे हैं, रेप्रिहेंसिबल है, अनएक्सेप्टेबल है। इंस्टेड उन्होंने कहा कि तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसको डिक्टेट नहीं किया जा सकता। ये बड़ी इमरान खान नुमा बात है कि जब वहाँ लड़कियों को स्कूल भेजने से बंद कर दिया था तालिबान ने, बैन कर दिए थे, स्कूल्स बंद कर दिए थे, तो ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। तो ये आमिर मुगल ने फिर रीट्वीट किया कि आसिफा भुट्टो को स्टेटमेंट देने से पहले थोड़ा होमवर्क करना चाहिए, और उन्होंने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट पोस्ट की जो 1999 में शहबाज शरीफ ने कहा था कि तालिबान ने पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस जो है उसको बैक किया। उस वक्त टाइम इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी कि जो लोग पाकिस्तान में टेररिस्ट कर रहे हैं वो अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान में आती है, बट जो फॉरेन ऑफिस है उसने अपने आप को डिस्टेंस किया शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट से। उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है। आसिफा भुट्टो की इस बयान की वजह से काफ़ी ट्विटर पर उसको रीट्वीट करके, स्पेशली जो अफगानिस्तान से लोग हैं, उन्होंने बोला कि इनकी जो वालदा हैं बेनज़ीर भुट्टो वो फादर ऑफ द तालिबान थी, तो खूब सरप्राइज़ के बेटी इस तरह की बातें कर रही है। मेरी नज़र में ये थोड़ा अनफेयर है। ये क्लिप भी है 1999 की जिसमें बेनज़ीर भुट्टो कैटेगोरिकली डिनाई कर रही हैं कि उन्होंने तालिबान या एक्सट्रीमिज़म को सपोर्ट किया। We did not support the Taliban in their movement. Let me categorically deny it. बेनज़ीर भुट्टो को तो मारने वाले ही यही तालिबान थे। जिस आदमी पे इल्ज़ाम लगता है वो नसीरुल्लाह बाबर हैं। आमिर मुगल ने ये आर्टिकल भी पोस्ट किया 2019 का, जिसमें मुल्ला उमर ने घर से निकाल दिया था नसीरुल्लाह बाबर को। इतने ऑफेंड हो गए थे कि जब नसीरुल्लाह बाबर ने उनको बोला भाई दुरन लाइन मान लो, उन्होंने बोला खाना छोड़ो मेरे घर से निकल। तो इस इशू को बेहतर समझने के लिए हम जो ये बुक डिस्कस कर रहे हैं, इसको कंटेक्चुअलाइज करने के लिए, वेटिंग फॉर अल्लाह पाकिस्तान स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, उस वक्त में क्या हो रहा था, किस तरह चीज़ें चल रही थी, कौन ज़िम्मेदार है, उसको ज़रा थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ताकि जो सिंपलिस्टिक रिडक्शनिस्ट बयान होते हैं कि मदर ऑफ़ द तालिबान ये है इन्होंने बनाई, मेरे ख्याल में तो बहुत अनफेयर है बेनज़ीर भुट्टो को कहना मदर ऑफ़ द तालिबान। इसका क्या एविडेंस है उस टाइम एग्जैक्टली किस तरह अफ़गान पॉलिसी चल रही थी। ओवरऑल ब्रॉड स्ट्रोक्स में तो सबको ही पता है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, स्पेशली अफ़गान पॉलिसी हो, स्पेशली मिलिटेंसी पॉलिसी हो, वो सिविलियन गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती ही नहीं है पाकिस्तान में। कृष्णा लैम्ब लिखती हैं कि जो 60% आर्म्स और वेपन्स हैं वो जी गायब हो जाते हैं। कृष्णा लैम्ब ने कहा फॉरेन ऑफिस ने उनको ये बताया, फिर फेडरेशन फॉर अमेरिकन अफगान एक्शन जो है उन्होंने 1987 में ये फिगर दिया। तो कई जो है इसमें से मिलियंस, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं वो हो सकता है इधर उधर कर रहे हों, पर देयर इज़ ऑल्सो निकरागुआ जहाँ पर जो कॉन्ट्रास को सपोर्ट करने के लिए ये जो इलीगल वेपन्स हैं वो वहाँ पहुँचाए जा रहे थे। कृष्णा लैम्ब कहती हैं कि जो नए सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे थे वो पाकिस्तान आर्मी ले लेती थी, और जो उनके पुराने वेपन्स हैं वो बेच देती थी या वो दे देती थी। कृष्णा लैम्ब लिखती हैं कि ओजरी कैंप डिजास्टर में तकरीबन $100 मिलियन के रॉकेट मिसाइल्स फट गए, तो शक किया जाता है कि जानबूझकर करवाया गया था ताकि जो यूएस ऑडिट टीम जिसने उसी हफ्ते आना था उसको पता ना चल सके कि कुछ जो स्टिंगर मिसाइल्स हैं वो गायब हैं। जब उस कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी करने की कोशिश की, अमेरिका ने बोला भाई हम ये करेंगे, तो आईएसआई ने जो उनका सेफ हाउस था जहाँ से वो वेपन सप्लाई करते थे वो बंद ही कर दिया, बोला हम देंगे ही नहीं वेपन्स जब तक ये ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी की जो बातें हैं सीआईए ये करना नहीं छोड़ेगा। ज़ियाउल हक जो है वो तो जिनीवा अकॉर्ड के भी खिलाफ थे। जनरल हमीद गुल ने बोला कि ये हमारे मुजाहिदीन भाइयों को सेल आउट करने के मुतरादिफ होगा। ये वही स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी है जिसकी वजह से ज़ियाउल हक कहते थे कि मेरा ख्वाब है कि मैं काबुल की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ूँ। इस्लामिक टच, उसके थ्रू अपनी फॉरेन पॉलिसी और दूसरे मुल्क पे कंट्रोल जमाने की कोशिश। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी अफगान पॉलिसी है प्रीसीड्स बेनज़ीर के टाइम में भी बेनज़ीर नहीं कंट्रोल कर रही हमारी जो अफगान पॉलिसी है। कृष्णा लैम्ब लिखती हैं कि सम ऑफ आवर एडवाइजर्स वर अम्यूज्ड बाय द पीस। जब एक पीस लिखा गया कि ये बेनज़ीर कर रही हैं, और उनके जो एडवाइजर्स हैं बेनज़ीर के, उन्होंने कहा एटलीस्ट पीपल थिंक वी आर कंट्रोलिंग द अफगान पॉलिसी। तो वो हंस रहे थे इस बात पे कि लोगों को लगता है हम कर रहे हैं कंट्रोल अफगान पॉलिसी। जनरल हमीद गुल जो हैं उनको लगता था कि जो गवर्नमेंट है ये जिहाद को सही तरीके से समझती नहीं है, तो वो गवर्नमेंट को करने भी नहीं देते थे। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बेनज़ीर ने अप्रूव किया होगा। ये जो मिलिट्री के प्लान्स हैं वो रिवायतन के चलो यार इनका भी शौक पूरा हो जाए। जिस तरह हमने बुक के एंड में भी लिखा हुआ है कि द आर्मी वॉज लेटिंग द चिल्ड्रन प्ले, कि सिविलियन गवर्नमेंट का एक फसाद चलता रहे आप पर। तो वो जब फेल हुआ है जलालाबाद का ऑपरेशन, तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल हमीद गुल और आईएसआई के ऊपर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, और उम्मीद ये थी कि इसको डिसबैंड कर दिया जाएगा। और ज़ियाउल हक के जो साथ मिलकर मार्शल लोग सपोर्ट कर रहे थे, इलेक्शन जिन लोगों ने मैनिपुलेट किए जिस तरह जनरल हमीद गुल हैं,
उनको हटा दिया जाएगा। बेनज़ीर ने अफ़गान पॉलिसी का कंट्रोल लेने की कोशिश की। हमीद गुल की जगह शम्सुर रहमान कुल्ली को लगाया गया, जिस पे क्रिस्टीना लैम्ब लिखती हैं कि आयरॉनिकली भुट्टो हैड ऑलवेज फेवर्ड अ नेगोशिएटेड settlement, but when she visited the US in June 1989, the foreign minister was told categorically that the military push and the backing of AIG would continue. There should be no fallback positions, they said, making sure she was portrayed as an ardent supporter of the military aid to the resistance. Diplomat Robert Peck जो हैं, उन्होंने उस वक्त कहा, Bhutto's attempt to take charge by installing Kulli at the helm of ISI achieved nothing. Kulli was continually bypassed, unable to obtain files, while the organization's regional heads, indoctrinated by Zia's mission, continued to run events. Too late in the day had the US come around to looking at the political option. ISI and Hikmatyar seemed to be out of control, and ordinary Afghans, while fed up with the war and eager for a negotiated end, would not easily swallow sitting down with Najib. Several refugees described it to me like asking the Jews to pardon the Nazis and form a government with Hitler. ये बड़ी मुश्किल बातें हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आपको क्रिस्टीना लैम्ब के अल्फाजों में ही बता दूं ताकि काली विगो आए तो उनके लिए आए। वो लिखती हैं कि It was not all clear that the ISI wanted an end to the war, which provided them with rich pickings and justified their continued powerful role. Both the Foreign Office officials and government ministers voiced this fear but seemed incapable of acting. So while the positions of the US and the USSR were moving closer, it was Pakistan under a civilian administration causing the block. But Bhutto became increasingly unable to rectify the situation. As relations between the army and the PPP government worsened in 1990, the betrayal of the Afghan cause was a constant theme in the litany of accusations against Bhutto by hawkish generals such as Gul. Referring to Zia's mission, a US diplomat complained, "We're following the policy of a dead man, and the dead man's dream is becoming Afghanistan's nightmare." बड़ी बातों की छोटी बात यह है कि कहने को तो पाकिस्तान सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में था, पर जो मिलिट्री है वो ज़िया उल हक की लेगेसी में थी और वही पॉलिसी कंटिन्यू कर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि जंग रुके. But it was also a nightmare for Pakistan's civilian government. Not only did it give continued power to the anti-Bhutto ISI, but the lull in fighting increased the already wide availability of cheap sophisticated arms, intensifying the carnage in Sindh. जो हम तीसरी वीडियो बनाएंगे इसी किताब के ऊपर, उसमें हम स्पेसिफिकली सिंध को काफ़ी डिटेल में थोड़ी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. Many field commanders had become interested in drug running, increasing the power in Pakistan's drug barons and the damage to its youth. Moreover, Pakistan feared the frontier would become uncontrollable, with 3.8 million bored and hungry, well-armed refugees showing no signs of going home, while resentment in Balochistan against the 1 million refugees living there was increasing. The UNHCR, strapped for cash, had already slashed aid, and Happy Milwala, a close advisor of Bhutto, admitted, "We fear with the decline in Western interest, we will be left with the entire burden of supporting the world's largest refugee population, an estimated $1 billion per day." तो इधर मैं पाकिस्तान के हक में हूँ कि जो यूएस है उसके जो गेम्स खेलता है उसके लिए ये रिक्रूट करता है इन लोगों को, हमें फ्रंट लाइन्स पे भेजता है और फिर जब उनकी पॉलिसी बदलती है तो अबैंडन कर देता है फॉर अस टू डील विद द मेस इन आवर नेबरहुड. US aid meant more than the annual 583 million blocked in the autumn of 1990. The US had assisted Pakistan in a massive military build-up. Officially, it had received more than 5.5 billion of mostly military assurance, as well as 40 F-16 fighter jets. On top of this was considerable cuts, usually estimated as at least 40% from those arms destined for the Afghan resistance. By 1990, then the Pakistan army was extremely well equipped, but the sheer force of numbers meant that neighbors had an apparently unassailable advantage. The 1.2 million strong Indian army was more than twice of Pakistan's. Pakistan had already lost 3 wars against India, prompting a senior US State Department official to warn, "If I were a Pakistani military planner, I'd take a lesson from history." तो हम जो हैं आर्म करे जा रहे थे और हमें लग रहा था हम इससे इंडिया से मुकाबला करेंगे, पर इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका था, तो हमने नहीं वहाँ से जंग जीतनी. तो ये कह नहीं रही क्रिस्टीना लैम्ब, बट मेरी वही फिलॉसफी रही है कि भाई पीस रखें आप. अगर हम यही मिलिट्री बिल्डअप करते रहेंगे इन होप्स ऑफ कम्पीटिंग विद इंडिया, तो जिस तरह यूएस डिप्लोमेट ने कहा कि तारीख से कुछ सीख लें. लाइक आई सेड कि जो आजकल भी डिस्कस हो रहा है इसको अपनी कॉन्टेक्स्ट में रख के देखना चाहिए कि जो अफ़गान पॉलिसी है, अगर उस पर बेनज़ीर का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बेनज़ीर के वक्त में ये हुआ, तो सवाल ये है क्या सिविलियन गवर्नमेंट ने किया वो? तो जी पाकिस्तान में तारीख बड़ी सिंपल है कि सब करो फिर एक सिविलियन फसाड दे दो ताकि जब चीज़ें बर्बाद हों, बैकफायर हों, जिस तरह तालिबान पॉलिसी हुई, तो सारा इल्ज़ाम सिविलियन पे लगा दो. एंड विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट आप बताएं, मैं बायस्ड हूँ या इज़ इट रियली अनफेयर टू से
कि बेनज़ीर भुट्टो ने तालिबान बनाई।